हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं अपने इस चैनल LPMS क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882। इसको हम पढ़ेंगे द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। तो दोस्तों, हमारे इस संपत्ति अंतरण अधिनियम में जो अध्याय हैं वो टोटल 8 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 8। और धारा कितने हैं? धारा 137। कितने हैं जी? 137 सेक्शंस है। तो हम सभी को पहले एक बार देख लेते हैं। तो इसमें जो सभी सेक्शन को अलग अलग डिवाइड किया गया है। तो पहला है प्रारंभिक। ठीक है, अध्याय 1 किसकी बात करती है? प्रारंभिक के बारे में। इसमें धारा 1 से लेकर 4 तक के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर अध्याय 2 है, वो बात करता है संपत्ति अंतरण से संबंधित सामान्य सिद्धांत के बारे में बताता है। ठीक है जी, अध्याय 2। इसमें धारा 5 से लेकर 53 क तक है। ठीक है, इसको भी दो भागों में बांटा गया। किसको? अध्याय 2 को। ठीक है, पहला है जंगम एवं स्थावर संपत्ति के अंतरण से संबंधित सिद्धांत, और दूसरा है स्थावर संपत्ति के अंतरण से संबंधित सिद्धांत। ठीक है, तो एक में जंगम एवं स्थावर संपत्ति के अंतरण से संबंधित सिद्धांत में धारा 5 से लेकर धारा 37 क तक है, और स्थावर संपत्ति के अंतरण से संबंधित सिद्धांत धारा 38 से लेकर 53 क तक है। ठीक है, अगला है संपत्ति अंतरण की विभिन्न रीतियां क्या क्या है। तो इनमें टोटल 6 प्रकार की रीतियां हैं: विक्रय, बंधक, पट्टा, विनिमय, दान और अनियोज्य दावा। तो इसमें जो विक्रय है, जो विक्रय सेल है, इसके बारे में हम बात करेंगे। धारा 54 से लेकर 57, ये अध्याय 3 बात करता है। अध्याय 3 किसके बारे में बात करता है? विक्रय के बारे में। और इसमें बात करेंगे धारा 54 से 57। और दूसरा है अध्याय 4। अध्याय 4 में किसकी बात है? बंधक। किसकी? बंधक के बारे में। इसमें जो धारा है, धारा 58 से लेकर 104 तक, सेक्शन 58 से 104 तक। अगला है अध्याय 5। इसमें बताया गया पट्टा के बारे में। किसके बारे में? पट्टा के बारे में। ये बात करता है सेक्शन 105 से लेकर 117 तक। नेक्स्ट है अध्याय 6। अध्याय 6 में बताया गया है विनिमय के बारे में। ये बात करता है धारा 118 से 121 तक के। अगला अध्याय है अध्याय 7। ये बात आता है दान के बारे में। किसके बारे में? दान के बारे में। इसमें सेक्शन है 122 से लेकर 129। ठीक है, और लास्ट का जो अध्याय है, अध्याय 8, वो अनियोज्य दावा के बारे में बात करता है। सेक्शन 130 से लेकर 137। तो 1 से लेकर 137 धारा और 8 अध्याय सबको 1 बाय 1 करके करेंगे। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो अध्याय 1 पढ़ेंगे, अध्याय 1 पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे धारा 1 से लेकर 4 तक के, जो प्रारंभिक के बारे में बताता है। ठीक है, तो पहले देखिए दोस्तों, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 ये कौन सा अधिनियम संख्या है? ये कौन सा अधिनियम संख्या है? तो 1882 का अधिनियम है और संख्या 4 है। कौन सा संख्या है? 4 है। ठीक है, संपत्ति अंतर अधिनियम 1882 का पूछेगा कि अधिनियम संख्या कितना था ये? तो चौथा था, 4 था। कौन था अधिनियम संख्या? 4। क्लियर? इसका उद्देश्य क्या क्या है दोस्तों? संपत्ति अंतरण अधिनियम का लाने का या बनाने का। तो इसका उद्देश्य है पक्षकार का मतलब एक और दूसरा व्यक्ति होता है ना, तो 2 व्यक्ति होते हैं, तो उन दोनों पक्षकार कहते हैं। तो पक्षकारों के कार्य द्वारा किए गए संपत्ति अंतरण से संबंधित विधि का मतलब कानून, जो अंतरण किया जा रहा है संपत्ति, ठीक है, ट्रांसफर किया जा रहा है, उससे संबंधित विधि के कतिपय भागों को परिभाषित और संशोधित करना ही इसका उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया कि इसका उद्देश्य क्या है? तो अध्याय 1 प्रारंभिक के बारे में बात करता है। तो प्रारंभिक में है, पहला है धारा 1। ये क्या कहता है? संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और विस्तार के बारे में बताता है, धारा 1। ठीक है, तो इसका संक्षिप्त नाम क्या है दोस्तों? तो इसका नाम है, यह अधिनियम संपत्ति अंतरण अधिनियम है। ठीक है जी, 1882। ठीक है,
इसका नाम क्या है, संक्षिप्त नाम संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882। प्रारंभ कब हुआ था दोस्तों, तो यह जुलाई में 1882 को, कब हुआ था, जुलाई 1882, ठीक है। और विस्तार कब हुआ था दोस्तों, तो प्रथम इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है, ठीक है जी, मगर सिवाय उन राज्यों के जो 1 नवंबर 1956 से अव्यवहित पूर्व भाग ख राज्यों में थे। मतलब भाग ख का मतलब कौन, मुंबई, पंजाब और दिल्ली के राज्यों में समाविष्ट थे, ठीक है जी, क्लियर। क्या कहता है, संपूर्ण भारत में लागू है, ठीक है जी, मगर उन राज्य क्षेत्रों को जो, कौन सा राज्य क्षेत्र, मुंबई, पंजाब और दिल्ली, इन पे लागू नहीं है, ठीक है, ये बता रहा है। किंतु इस अधिनियम या इसके किसी भाग का विस्तार उक्त संपूर्ण राज्य क्षेत्रों या उसके किसी भाग पर संप्रीत राज्य सरकार राजकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा कर सकेगी, ठीक है। मतलब सरकार अगर चाहे तो किसी दूसरे राज्य पर भी ये सरकार राजकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम को लागू कर सकती है, ठीक है। अगला है, अगर कोई भी राज्य सरकार अपने द्वारा प्रशासित राज्य क्षेत्रों के किसी भी भाग को निम्नलिखित सब उपखंडों से या उनमें से किसी भी चाहे, ठीक है, किसी से भी चाहे मूल भूतलक्षी या भविष्यलक्षी, भूतलक्षी का मतलब जो भूतकाल तक जिसका वो है लक्ष्य रहता है, भविष्यलक्षी में भविष्य काल तक चलेगा, ऐसे रूप से छूट शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा समय समय पर दे सकेगा। किसी प्रकार का अगर किसी को छूट देना है तो, ठीक है। तो धारा 1 क्लियर हो गया होगा, संक्षिप्त नाम पता चल गया होगा, प्रारंभ भी पता चल गया दोस्तों, है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। धारा 2 ये कहता है अधिनियमों का निरसन, अधिनियमों का निरसन मतलब किन्हीं अधिनियमितों प्रसंगितों अधिकारों दायित्वों आदि की व्यावृत्ति के बारे में बताता है। कहता है उन राज्य क्षेत्र में जिस पर इस अधिनियम का तत्सम विस्तार हो वे अधिनियमितियां जो एतत् उपाबंध अनुसूची में विनिष्ट हैं उनमें वर्णित विस्तार तक निरसित हो जाएंगे, किंतु एतस्मिक अंतर्विशिष्ट कोई भी बात निम्नलिखित पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी। कहता है कि जब ये प्रॉपर्टी, ये जो है संपत्ति अंतरण अधिनियम जहाँ भी लागू होगा तो वहाँ पे जो पहले से जो लागू है संपत्ति अंतरण के लिए वो सारे निरसित का मतलब खत्म हो जाएगा, ठीक है, और ये प्रभावी हो जाएगा। मगर कुछ जो प्रभावी वाली कानून है उन पे ये चीज़ें लागू नहीं होगी। जैसे एतत् द्वारा अभिव्यक्त रूप से निरसित किसी भी अधिनियम के उपबंध, ठीक है, उस पर कोई प्रभाव नहीं होगा जो पहले ही निरसित कर दिया गया हो। अगला है ख, वो कहता है किसी संविदा या संपत्ति संगठन के कोई भी निबंधन और प्रसंगतियां जो इस अधिनियम के उपबंधों से संगत और तत्सम प्रवृत्ति विधि द्वारा अनुज्ञा है, ठीक है जी। मतलब कहता है किसी भी संविदा या संपत्ति का संगठन करके कोई भी निलंबन और प्रसंगिता जो अधिनियम के उपबंधों से संगत है, तत्सम है या प्रवृत्ति है। मतलब कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया गया हो या संपत्ति उस समय बेचा गया हो जब ये लागू नहीं हुआ था, तो वो आज इस अधिनियम के आने के बाद उससे अलग मत रखता हो, ठीक है, तो इस पे भी ये अधिनियम लागू नहीं होगा। ग क्या कहता है, कहता है इस अधिनियम के प्रवृत्त होने से पूर्व गठित किसी भी विधिक संबंध से उत्पन्न कोई अधिकार दायित्व या किसी ऐसे अधिकार या दायित्व के बारे में कोई अनुतोष अथवा, मान लीजिए इससे पहले जो अधिनियम था वो कुछ अधिकार दायित्व दिए हैं, ठीक है जी, या विधि संबंध में, तो उन पे भी ये कोई मतलब वो नहीं पड़ेगा, ठीक है जी, ये अधिनियम। और घ है, कहता है इस अधिनियम की धारा 57 और अध्याय 4 द्वारा
यथा उपबंधित के सिवाय विधि की क्रिया द्वारा या सक्षम अधिकारिता युक्त न्यायालय की डिग्री या आदेश के द्वारा या उसके निष्पादन में हुआ कोई भी अंतरण पे लागू नहीं होगा। मानिए न्यायालय ने उस कानून के देख के कोई निर्णय दिया हो या कोई डिग्री दी हो, ठीक है जी, क्लियर, तो इन पर भी ये लागू नहीं होगा। और इस अधिनियम के दूसरे अध्याय की कोई भी बात मोहम्मदन मतलब मोहन्नम विधि जो है ना उस पर भी लागू नहीं होगी। क्लियर। अच्छा, अब देखते हैं निम्नलिखित प्रावधान संपत्ति अंतरण अधिनियम द्वारा प्रभावित नहीं होंगे। देखो कुछ चीजें हैं जो संपत्ति अंतरण अधिनियम द्वारा प्रभावित नहीं होंगे, ठीक है जी। पहला क देखते हैं क्या कहता है। कहता है संपत्ति अंतरण अधिनियम द्वारा अभिव्यक्त निरसित न किए गए किसी अधिनियम के उपबंध, जो संपत्ति अंतरण अधिनियम लागू हो गए उसके बाद भी उसको खत्म नहीं किया गया, ठीक है जी, तो ठीक है जी, तो उसके जो उपबंध है, ठीक है, वो इस पे प्रभावी नहीं होंगे। जैसे मान लीजिए पंजाब व अवध में विधानमंडल द्वारा स्वीकृति रूढ़िया को बनाए रखा गया, कोई रूढ़ी बनाया गया, कस्टम जो ट्रेडिशन पहले से चला आ रहा था, पंजाब व अवध में विधानमंडल ने बनाया है, तो उसको भी प्रॉपर्टी जो है संपत्ति अंतरण अधिनियम, ठीक है जी, ये अधिनियम प्रभावी इस पे नहीं होगा, ठीक है। दूसरा मुंबई भू राजस्व संहिता की धारा 74। तीसरा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 नियम 34 के अंतर्गत निष्पादित बंधक, ठीक है जी। राजस्थान भवन किराया अधिनियम 1950 या बंबई व बंगाल के कुछ अन्य अधिनियम, इन सब पर संपत्ति अंतरण अधिनियम द्वारा प्रभावी नहीं होंगे। कुछ संविदाओं एवं संपत्तियों से संबंधित कुछ शर्तें एवं प्रसंगतियाँ, ठीक है जी, जो संपत्ति या संविदा है उसके कुछ शर्तें हैं, उस पर भी ये कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अधिनियम से पूर्व गठित अधिकार व दायित्व का संरक्षण किया जाएगा बल्कि इसके द्वारा। और कहता है विधि के परिवर्तन द्वारा संपत्ति अंतरण, ठीक है जी, है उन सारों जो हुए हैं विधि के परिवर्तन द्वारा उन सब पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसमें बस दो अपवाद है, धारा 57 और अध्याय 4, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों धारा 3। धारा 3 बात करती है निर्वचन खंड के बारे में, ठीक है। इस अधिनियम में जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात विरुद्ध न हो, स्थावर संपत्ति के अंतर्गत खरा काष्ठ, उगती फसलें या घास नहीं आती। देखो दोस्तों यहाँ पर जो निर्वचन खंड है ये बिल्कुल उल्टा परिभाषा दे रहा है, ठीक है। क्या कहता है, स्थावर संपत्ति के अंतर्गत खरा काष्ठ, उगती फसलें और घास नहीं आती है, ये कह रहा है। मगर इसका जो सही परिभाषा देखने के लिए हम देखेंगे संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 3, जनरल क्लोज एक्ट 1857 की धारा 3 सब क्लोज 26 एवं रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 2 के सब क्लोज 6 के अनुसार अचल संपत्ति के अंतर्गत भूमि से होने वाले लाभ और भूमि से संलग्न वस्तुएं आती है, ठीक है जी। यहाँ आपको इसका परिभाषा क्लियर हो गया। निम्नलिखित संपत्तियां अचल नहीं है, निम्नलिखित संपत्तियां अचल नहीं है, जैसे मान लीजिए कॉपीराइट, पूजा करने का अधिकार, उगती फसलें, घास, खरे काष्ठ, सिनेमा घरों में लगी वस्तुएं जो जमीन से जुड़ी न हो, है ना, ये सब चीजें क्या है, ये सब अचल संपत्ति नहीं है, मतलब स्थावर संपत्ति नहीं है, ठीक है। अगला देखते हैं लिखत। लिखत से अवसीयती लिखत अभिप्रेत है। क्या है अवसीयती? वसीयत का मतलब लिखा हुआ और अवसीयत का मतलब इसकी वसीयत नहीं किया गया हो, ठीक है। तो लिखत, किसी लिखत के संबंध में अनुप्रमाणित से ऐसे दो या अधिक साक्ष्यों द्वारा अनुप्रमाणित अभिप्रेत है और सर्वदा अभिप्रेत रहा होना समझा जाएगा, जिसमें से हर एक व्यक्ति ने निष्पादन को लिखत पर हस्ताक्षर करते या अपना चिन्ह लगाते देखा है या निष्पादन की उपस्थित है में
और उसके निर्देश द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को लिखत पर हस्ताक्षर करते देखा है या निष्पादन से उसके अपने हस्ताक्षर या चिन्ह की या ऐसे अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर की व्यक्तित्व अभिस्वीकृति पाई है और जिसमें से हर एक निष्पादन की उपस्थिति में लिखत पर हस्ताक्षर किए हैं, किंतु यह आवश्यक न होगा कि ऐसे साक्षियों में से एक से अधिक एक ही समय उपस्थित रहे हो और अनुप्रमाण का कोई विशिष्ट रूप आवश्यक न हो। ठीक है, इनका कहना है कि भाई देखो, जब भी लिखत होती है प्रॉपर्टी तो वहाँ पे कुछ अधिकारी होते हैं, ठीक है जी, कुछ व्यक्ति होते हैं, कुछ गवाह होते हैं। तो वहाँ जब लिखत हो रही है प्रॉपर्टी संपत्ति, तो वहाँ पे जो कुछ तो गवाह होते हैं, कुछ वहाँ पे हस्ताक्षर करते हैं। तो हस्ताक्षर करने वाले हो या हस्ताक्षर अगर कोई व्यक्ति नहीं किया हो तो वहाँ पे गवाह हो। ठीक है जी, क्लियर। और जो हस्ताक्षर नहीं करता है वो अपना स्वीकृति दिया हो। ठीक है जी, वो क्या कर रहा हो, अंगूठा का निशान दिया हो। ठीक है जी, चिन्ह लगाया हो, है, इसके बारे में बताया गया है। इसके आवश्यक तत्व को देखते हैं। तो आवश्यक तत्व इसके क्या है, दो प्रकार के। कितने प्रकार, दो प्रकार। इनके आवश्यक तत्व को देखते हैं, ये कितने प्रकार के हैं जी, तो ये टोटल है 4 प्रकार के। कितने प्रकार, 4 प्रकार के। पहला है दस्तावेज पर 2 या 2 से अधिक गवाहों का हस्ताक्षर निष्पादन के समक्ष होना आवश्यक है। ये इसके आवश्यक तत्व है, किसके, लिखत के। अगर संपत्ति लिखवाने जा रहे हो तो इसका आवश्यक तत्व पहले क्या है, दस्तावेज पर 2 या 2 से अधिक गवाहों का हस्ताक्षर निष्पादक के समक्ष होना आवश्यक है। ठीक है। दूसरा कहता है हस्ताक्षर करने से पहले निम्न में से किसी एक शर्त का पालन अनिवार्य है। मतलब इसमें क ख ग तीनों में से एक शर्त को पालन करना पड़ेगा। मतलब पहला क्या है, प्रत्येक गवाह ने अंतरकर्ता या निष्पादक को हस्ताक्षर करते देखा हो। ठीक है, मतलब जो वहाँ पे अंतरकर्ता है, ठीक है, या निष्पादक है, उसको हस्ताक्षर करते देखा है। या ख, अंतरकर्ता या निष्पादक की उपस्थिति में और उसके निर्देश के किसी अन्य व्यक्ति को हस्ताक्षर करते देखा हो। ठीक है जी। या ग, अंतरकर्ता या निष्पादक के हस्ताक्षर या अंगूठे का चिन्ह की व्यक्तित्व अभिस्वीकृति प्राप्त की हो। ठीक है जी, इन तीनों में एक चीज होनी चाहिए। ठीक है। और तीसरा है अनुप्रमाणन के समय प्रत्येक गवाह की उपस्थिति एक ही समय आवश्यक नहीं है। ठीक है जी, अनुप्रमाण के लिए ये नहीं है कि प्रत्येक गवाह एक ही जगह उपस्थित हो। ठीक है। और चौथा कहता है अनुप्रमाणित करने का कोई विशेष रूप आवश्यक नहीं है। ठीक है जी, जो ये लिखे गए हैं यही है तो अनुप्रमाण हो जाएगा। ठीक है। उप रजिस्ट्रार तथा रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जो कि दस्तावेज का पंजीकरण करते हैं, कोई प्रमाणीकरण के साक्षी के रूप में उपधारित नहीं किया जा सकता। अब्दुल जब्बार बनाम वेंकटर शास्त्री के केस में कहा गया था। किस केस में कहा गया था, अब्दुल जब्बार बनाम वेंकटा शास्त्री के मामले में क्या कहा गया कि उप रजिस्ट्रार तथा रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जो कि दस्तावेज का पंजीकरण करते हैं को प्रमाणित के साक्षी के रूप में उपधारित नहीं किया जा सकता। ये नहीं कहा जा सकता कि इसकी साक्षी कौन है, उप रजिस्ट्रार है या रजिस्ट्री करने वाला अधिकारी है। ठीक है, ये साक्षी नहीं बन सकते। साक्षी का मतलब होता है गवाह। क्लियर। ये किस केस में कहा गया, अब्दुल जब्बार बनाम वेंकटर शास्त्री के। अनुप्रमाणन क्या है, अनुप्रमाणन क्या है, अनुप्रमाणित करने वाले साक्षी का यह कहना है कि उसने निष्पादन को विलेख पर हस्ताक्षर करते देखा है तथा उसके हस्ताक्षर के नीचे स्वयं ने हस्ताक्षर किए थे, सही अनुप्रमाणन है। ठीक है। ये किस में कहा गया था ये बात, रोकर चंद्र बनाम श्रीमती राजेश्वरी देवी। किस केस में कहा गया, रोकर चंद्र बनाम श्रीमती राजेश्वरी देवी। इसमें अनुप्रमाणन के बारे में बताया गया। क्या बताया गया कि अनुप्रमाणित करने वाले साक्षी का यह कहना कि उसने निष्पादन को विलेख कर हस्ताक्षर करते देखा।
ठीक है। हस्ताक्षर करने के बाद क्या देखा है उसने कि हस्ताक्षर करने के नीचे इसने अपना स्वयं भी हस्ताक्षर किए थे, यही सही अनुपानम है। ठीक है, अगला है, देखते हैं। एक मामले में वसीयत के एक अनुप्रमाणित साक्षी को पेश किया गया। वसीयत अनुप्रमाणित का मतलब जो प्रमाणित नहीं हो पाया, ठीक है, अनुप्रमाणित पेश किया गया। वसीयत लिखने वाले तथा टाइप करने वाले व्यक्ति का पता नहीं चला। अनुप्रमाणित करने वाले साक्षी के कब्जे में से वसीयत को पेश किया गया। वसीयत उसके कब्जे में कैसे आई यह नहीं बताया गया। ठीक है जी, वरीयत के निष्पादन को साबित ही नहीं करा पाया कि भाई साहब ये प्रॉपर्टी लिखा किसने, कौन सा इसमें साक्षी है, मतलब कौन गवाह था, किसने साइन किया, कौन टाइपराइटर था, कौन वसीयत करता था, कुछ नहीं पता चला। ठीक है जी, नहीं माना। ठीक है जी, पता ही नहीं लगा, तो इस वसीयत के निष्पादन को साबित नहीं माना गया। क्या माना गया कि ये निष्पादन नहीं हुआ है, साबित ही नहीं माना गया। किस केस में नहीं माना गया था? ललिताबेन जयंतीलाल पोपट, ललिताबेन जयंतीलाल पोपट बनाम प्रज्ञाबेन, कौन? प्रज्ञाबेन जमुना दास कटारिया के केस में। ठीक है, ललिताबेन जयंतीलाल पोपट बनाम प्रज्ञाबेन जमुना दास कटारिया के केस में कहा गया। ठीक है, आगे देखते हैं रजिस्ट्रीकृत। क्या रजिस्ट्रीकृत क्या है? ठीक है जी, तो ये ऐसे किन्हीं राज्य क्षेत्र के जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है, किसी भी भाग में दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण को विनियमित करने वाली तत्सम प्रवृत्ति विधियों के अधीन रजिस्ट्रीकृत अभिप्रेत है। ठीक है जी, मतलब विधि के अनुसार जो रजिस्ट्री किया जाता है दस्तावेज का, वो रजिस्ट्रीकृत कहलाता है। भूबद्ध से अभिप्रेत है। भूबद्ध से क्या समझते हैं ये बताया गया है। तो कहता है भूमि में मूलित, मतलब भूमि में मूलित का मतलब लगा हुआ चीज, जैसे पेड़ और झाड़ियाँ जो भूमि से लगा हुआ है। ख क्या कहता है? भूमि में निर्दिष्ट, जैसे निवितिया या निर्माण। ठीक है, भीतिया या निर्माण। और ग क्या कहता है? ऐसी विशिष्ट वस्तु से इसलिए बद्ध है कि जिसमें यह बद्ध है उसका अस्थाई लाभपद उपयोग किया जा सके। क्या किया जाए जी? अस्थाई लाभपद उपयोग किया जा सके। ठीक है, अब आप कहेंगे ये बद्ध क्या है? तो बद्ध वस्तुएं अचल संपत्ति होती है। कौन सी होती है? अचल संपत्ति, क्योंकि ऐसी वस्तु जुड़ी होती है, अस्थाई लाभ होती है इससे। जैसे मकान के दरवाजे, खिड़कियां, शटर, ये सबको क्या कहते हैं? बद्ध। ठीक है, क्लियर? अब इसका विस्तार देख लेते हैं। देखिए जी, कहता है भूमि में मूलित के अंतर्गत इमारती लकड़ी वाले सभी पेड़ों को छोड़कर अन्य सभी पेड़ एवं उनकी शाखाएं आती है। ये जो हमने भूबद्ध में देखा ना, क्या देखा? भूमि से मूलित जैसे पेड़ और झाड़ियाँ। तो क्या कहता है कि इसमें इमारती लकड़ी होती है ना, उसको छोड़कर, ठीक है, इमारती लकड़ी कौन होता है? शीशम का पेड़। कौन सा होता है? शीशम का, जो अचल संपत्ति, इसको माना ही नहीं जाता। ठीक है, इसको छोड़कर जितने भी प्रकार के पेड़ पौधे हैं, शाखाएं हैं, ठीक है जी, उनको क्या कहेंगे हम? भूमि में मूलित पेड़ कहेंगे। अगला ख क्या है? कहता है जिस वस्तुओं की नींव जमीन में होती है वे अचल हैं, जैसे दीवार, कुआं। ठीक है जी, ये सब क्या है? अचल है। लेकिन जब कोई वस्तु स्वतः या अपने ही भार से धंस जाती है तो वो अचल संपत्ति नहीं होती। ठीक है, ग देख लेते हैं। बद्ध वस्तुएं अचल संपत्ति होती है क्योंकि ऐसी वस्तुएं जुड़ी वस्तु के अस्थाई लाभ हेतु होती है, जैसे मकान के दरवाजे, खिड़कियां, शटर आदि आदि। ठीक है जी, लेकिन सजावट व अस्थाई बिजली की लाइट व विद्युत अचल संपत्ति नहीं होती। ठीक है, अगला कहता है अनुयोग्य दावे। अनुयोज्य दावे, अनुयोज्य दावे क्या होते हैं? तो वे अस्थावर संपत्ति के बंधक द्वारा या जंगम संपत्ति के आडमान या
गिरवी द्वारा प्रतिभूति ऋण के भिन्न किसी भी ऋण से या उस जंगम संपत्ति में जो दावेदार के वास्तविक या आणविक कब्जे में नहीं है फायदा पद हित का ऐसा दावा अभिप्रेत है जिसे सिविल न्यायालय अनुतोष देने के लिए आदान प्रदान करने वाला मानता हो, चाहे ऐसा ऋण या फायदा प्रदहित वर्तमान पोधभवमान सशर्त या सम्राहित हो। ठीक है जी, मतलब इसका कहने का मतलब है कि जो बंधक संपत्ति है, गिरवी है, ठीक है जी, ठीक है जी, या अन्य ऋण है, ठीक है जी, ये जंगम संपत्ति है, दावेदार की वास्तविक आणविक कब्जे में नहीं है, मतलब जो नहीं है, ठीक है जी, उस पर फायदा प्राप्त करने या सिविल न्यायालय जिसे अनुतोष देने के आधार प्रदान करता है उन्हें ही कहा गया है अनुयोज्य दावे। ठीक है जी, अनुयोज्य दावे के आवश्यक तत्व को देखते हैं। अनुयोज्य दावा के आवश्यक तत्व दो प्रकार के, पहला है अप्रतिभूत ऋण और दूसरा है चल संपत्ति में लाभपद हित। ठीक है, तो प्रथम को देखते हैं। प्रथम क्या कहते हैं? अप्रतिभूत ऋण। मान लीजिए एक व्यक्ति है अ और एक व्यक्ति है ब। ठीक है, तो अ व्यक्ति ने क्या किया, ब से 10,000 रुपये वचन पत्र लिखकर ऋण प्राप्त कर लिया। ठीक है, अब ब का अ के प्रति दावा कौन सा दावा होगा? अनुयोज्य दावा। कौन सा दावा? अनुयोज्य दावा। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा है द्वितीय तत्व को देखते हैं। उदाहरण के लिए तो देखिए, फर्म विघटन पर भागीदारी का हिस्सा मांगने का अधिकार। अगर कोई कंपनी है उसको बंद किया जा रहा है तो उसकी जो भागीदारी थी वो मांगने का अधिकार है। बीमा कंपनी के बीमा धन प्राप्त करने का अधिकार, ठीक है जी, वो भी इसी में आता है। ठीक है, आगे है अनुयोज्य दावे का उदाहरण देखते हैं दोस्तों। तो जीवन बीमा कंपनी के बीमा राशि प्राप्त करने का अधिकार, संविदा निष्पादन से प्राप्त लाभ, जब संविदा को खत्म किया जाता है तब, बकाया किराए की राशि एवं भविष्य में देय किराए की राशि के लिए अनुयोज्य दावा इसको कहते हैं। माल क्रय करने के लिए की गई संविदा को लाभ के प्रति दावे का अधिकार। ठीक है, अगला है भंग साझेदारी के हिस्सा व लेखा प्राप्त करने का अधिकार। ठीक है जी, ये सब अनुयोज्य दावे होते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? अब देखते हैं जो अनुयोज्य दावे नहीं है। अनुयोज्य दावे तो हमने देख लिया, अब देखते हैं कि अनुयोज्य दावे कौन से नहीं है। तो कोई ऋण वसूल करने की न्यायालय द्वारा दी गई डिग्री क्या अनुयोज्य दावा है? नहीं है अनुयोज्य दावा। ठीक है, संविदा भंग के प्रति क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार, ठीक है, ये भी अनुयोज्य दावा नहीं है। कॉपीराइट अनुयोज्य दावा नहीं है। अंशधारी के फायदा प्राप्त करने का अधिकार अनुयोज्य दावा नहीं है। अतःकालीन लाभ, ये भी अनुयोज्य दावा नहीं है। जहां डिग्री भविष्य की डिग्री है वहां वह भविष्य की डिग्री अनुयोज्य दावा नहीं है। कब कहा गया था? जुगल किशोर बनाम रॉ कॉटन कंपनी लिमिटेड में। ठीक है, रॉ कॉटन कंपनी लिमिटेड, जुगल किशोर बनाम रॉ कॉटन कंपनी लिमिटेड में क्या कहा गया? जहां डिग्री भविष्य की डिग्री है वहां भविष्य को डिग्री अनुयोज्य दावा नहीं मानी जाएगी। किसी तथ्य की किसी व्यक्ति को सूचना है, यह तब कहा जाता है जब वह वास्तव में उस तथ्य को जानता है तथा यदि ऐसी जांच या तलाश जो उसे करनी चाहिए थी करने से जानबूझ प्रवृत्त न रहता तो घोर उपेक्षा न करता तो वह उस तथ्य को जान लेता। मानिए कोई व्यक्ति है जो तथ्य को जानता हो या उसको उस तथ्य, मानिए जमीन बेच रहा है या ट्रांसफर कर रहा है तो कुछ तथ्य को जानना जरूरी है। ठीक है, उस तथ्य को अगर वो जानने की कोशिश करता तो जान जाता। ठीक है, मगर वो नहीं जानता है तो फिर भी उसे हम क्या कहेंगे कि व्यक्ति को इस चीज की सूचना है। क्लियर? अगला देखते हैं दोस्तों, सूचना के प्रकार। सूचना के प्रकार, तो सूचना दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक सूचना और प्रलिखित सूचना।
वास्तविक सूचना और प्रलिखित सूचना। वास्तविक सूचना के आवश्यक तत्व क्या क्या है? तो पहला है निश्चित ज्ञान होना चाहिए, दूसरा निश्चित ज्ञान स्वयं सहमति से हित रखने वाले व्यक्तियों द्वारा कराया जाना चाहिए, और तीसरा है निश्चित ज्ञान उसी सव्यवस्था से प्राप्त होना चाहिए। ठीक है जी, उसे कहेंगे वास्तविक सूचना। और दूसरा है परिलक्षित सूचना के आवश्यक तत्व। तो इसके आवश्यक तत्व क्या है? तो इसमें है स्वेच्छापूर्ण अवहेलना से सूचना दिया हो। ठीक है जी। दूसरा घोर उपेक्षा, तीसरा रजिस्ट्रेशन के द्वारा सूचना मिला हो, या वास्तविक कब्जा है उसके अनुसार सूचना मिला हो, या पांचवा अभिकर्ता को सूचना मिला हो। ठीक है जी, तो ये होता है परिलक्षित सूचना। अगला है दोस्तों पंजीयन। पंजीयन क्या है? तो एक सूचना है या नहीं, एक तथ्य का प्रश्न है, न कि विधि का। ये जो पंजीयन है ये एक क्या है? एक सूचना है या नहीं, एक तथ्य पर प्रश्न करता है, न कि विधि का। ठीक है, जो कि मामलों की परिस्थितियां पर निर्भर करता है। ये कहाँ बताया गया था? तिलकधारी बनाम खेदन लाल में। तिलकधारी बनाम खेदन लाल। ठीक है दोस्तों, अब इस अध्याय की आखिरी धारा देखते हैं, धारा 4। कौन सा है दोस्तों? धारा 4। सेवाओं से संबंधित अधिनियमितों का संविदा अधिनियम का भाग और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम का अनुरूप समझा जाना। ठीक है, ये धारा 4 बताता है। कहता है इस अधिनियम में वे अध्याय और धाराएं जो संविदा से संबंधित है, भारतीय संविदा अधिनियम मतलब ये जो हमारा संपत्ति अंतरण अधिनियम है, इसकी जो धाराएं है या अध्याय है, ठीक है जी, जो संविदा से संबंधित है, तो वो क्या करेगा? भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 9 का भाग मानी जाएगी। किसकी भाग मानी जाएगी? धारा 9 संपत्ति भारतीय संविदा अधिनियम का भाग माना जाएगा। तथा धारा 54 पैरा 2 और 3 और धारा 59, धारा 107 और धारा 123 भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 के अनुरूप के रूप में पढ़ी जाएगी। ठीक है जी, तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये अध्याय 1 समझ में आया होगा। ठीक है जी, धारा 1 से लेकर 4 तक हमने किया है, तो इसको 1-2 बार दोस्तों अगर वीडियो देखिएगा तो सब चीज़ समझ में आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।